हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे वो कंप्लीट हो गया था, तो उसके ऑल पॉसिबल वन वर्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो आपके आ सकते हैं फर्स्ट 20 मार्क्स क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सेक्शन है एमसीक्यू का है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द मीनिंग ऑफ एलियंस। आपको बेटा समझना होगा कि एलियंस और कोलिशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एलियंस का मतलब होता है सहयोगी दल, ऐसे दल जो आपस में एक साथ मिलकर सरकार बनाने के इच्छुक होते हैं या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जबकि कोलिशन कहते हैं चुनाव होने के बाद अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी को, तो जब दो दल एक साथ मिलकर पार्टी बनाते हैं तब उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो एलियंस का मतलब होगा सहयोगी पार्टियां जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं पहले से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। तो हमने अभी आपको बताया ये कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल होता है। सेकंड है लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसा कभी होता नहीं है। सी पॉइंट है व्हेन स्टेट एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसा भी नहीं होता है कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी एक साथ कोलिशन बनाती हैं या एक साथ गवर्नमेंट बनाती हैं। अगर वो करेंगी भी तो वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगा, एलियंस नहीं कहलाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका कह रहा है व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर। तो यही चीज़ हमने आपको बताई, जब दो या दो से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाने की इच्छुक होती हैं चुनाव जीतने के बाद, तो उससे हम क्या कहते हैं, एलियंस। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बीजेपी की जितनी भी सहयोगी दल, सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना हो गया एट्सेट्रा, जनता दल यूनाइटेड, तो इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसी तरह से जो दूसरी हमारी इस टाइम लेफ्टिस्ट पार्टी है जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हो गई या कांग्रेस को जितनी भी पार्टियां सपोर्ट करती हैं चुनाव लड़ने से पहले एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, उसको कहते हैं, कांग्रेस के सहयोगी दलों को एक साथ हम कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए मीन्स कांग्रेस और बीजेपी मीन्स एनडीए। तो ये एग्जाम्पल थे आपके एलियंस के। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। तो ये हमने आपको बताया था, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो सिद्धांत हैं उन पर बेस्ड पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको हमने बताया था जब पार्टीज पढ़ाई थी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है डेमोक्रेसी को, इसीलिए सारे देश डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, या मेजॉरिटी में जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। मिलिट्री रूल कोई प्रीफर नहीं करता है, मोनेर्की ऑब्सोल्यूट हो चुकी है ऑलमोस्ट, डिक्टेटरशिप भी कोई प्रीफर नहीं करता है, कुछ ही गिनी चुने देशों में अब है। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। आपका पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम से रिलेटेड एडवांटेज क्या है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स लिमिटेड चॉइस टू वोटर। लिमिटेड चॉइस कैसे होगा, जब एक से ज़्यादा पार्टियां हैं तो वैरायटी ऑफ चॉइस मिलती हैं। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है देयर इज़ अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हो सकता है, कई पार्टियां होने पर क्या होता है, आपस में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो होता है वो जनता की भलाई ही होता है। इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा कि जनता उसमें डिस्टिंग्विश करने लगे और ये कहे कि नहीं ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी अच्छी है। उनके जो आइडियोलॉजी होंगी या उनके जो मैनिफेस्टो होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे और सभी के सभी जनता की भलाई के लिए होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत रेयर होता है। सी पॉइंट कह रहा है प्रोवाइड्स चॉइसेस टू द वोटर। ये पहले पॉइंट का एकदम अपोजिट है, तो पहला पॉइंट अगर गलत है तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट सही होगा। और ये पॉइंट वैसे भी सही है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में वोटर्स के पास चॉइस होती है कि वो अगर एक पार्टी अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी या तीसरी या चौथी पार्टी को वोट देकर जिता सकता है। डी ऑप्शन भी सही है इसका, कह रहा है इन मल्टी पार्टी सिस्टम रीजनल पार्टीज गेट द रिप्रेजेंटेशन। मल्टी पार्टी सिस्टम में रीजनल पार्टीज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, लेकिन रीजनल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी लेकिन उन्हें जब एडिक्वेट या वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगी तभी वो नेशनल लेवल तक पहुंच पाएंगी, अदरवाइज वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी या रीजनल पार्टी बनकर ही रह जाएंगी। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि 2500 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन में इंडिया में रजिस्टर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 ही पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी के लेवल पर हैं और केवल 50+ पार्टियां ही हैं जो रीजनल पार्टी हैं। अदर पार्टीज जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन तो दे रही हैं अपने समुदायों को, लेकिन वो रिकॉग्नाइज या वो बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाई हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे सुटेबल है, प्रोवाइड चॉइसेस टू वोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सारी पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करता है और कोई है ही नहीं जो इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज वन दैट, एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसे इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया हो। ठीक है, यहाँ पर हम पहला देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, इज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको सिंबल कैसे ग्रांट करेगा और आपको चुनाव लड़ने के या प्रतिनिधियों को रजिस्टर कैसे करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर होना तो फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड कह रहा है इज गिवन अ यूनिक इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सिंबल प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है गेट्स सम अदर फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन, अदर फैसिलिटीज भी मिलती हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होने के बाद मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है एन एफिडेविट सिग्निफाइज, एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र इसको हिंदी में कहते हैं या घोषणा पत्र भी कहते हैं। अगर आप में से किसी ने कभी भी प्रॉपर्टी वगैरह का काम किया होगा या नॉर्मल अगर स्टूडेंट हो आप लोग तो स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरा होगा, तो उसमें भी एक 10 रुपये की नोटरी लगती है, जिसमें 10 रुपये की नोटरी पे आप लिख कर देते हैं कि आपका जितना भी घोषणा आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है, अगर वो गलत पाई जाएगी तो आपके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो एफिडेविट का मतलब होता है घोषणा पत्र या एक कानूनी रूप से शपथ पत्र जिसमें आप सूचनाओं के सही होने या सूचनाओं के प्रमाणित होने का सत्यापन करते हो या घोषणा करते हो। तो एफिडेविट क्या हो जाएगा, सिग्निफाइज साइंड डॉक्यूमेंट, आपके द्वारा एक घोषित किया गया दस्तावेज वेयर अ पर्सन मेक्स, जहां पर एक व्यक्ति यह कसम खाता है या घोषणा करता है रिगार्डिंग हिज और हर एंटीसेंटेज, जितनी भी उसने सूचनाएं दी हैं वो सभी सही हैं, यह घोषणा करता है या प्रमाणित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। एफिडेविट जिसको हिंदी में या लोकल भाषा में नोटरी या घोषणा पत्र या शपथ पत्र भी कहते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है, डी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम, आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम क्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पार्टी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल रीजंस कोरिक्योन एंड सप्रेशन ऑफ अदर पार्टीज। एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसा कि हमें चाइना में देखने को मिलता है, वहाँ पर बाकी कोई भी पार्टी बनाने की छूट किसी को है ही नहीं, यानी कि सप्रेशन ऑफ अदर पार्टी, जो दूसरी दल थे उन्हें बिल्कुल ही दबा दिया गया है और जो भी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे प्रतिनिधि वो एक ही पार्टी के द्वारा चुने हुए होंगे, या जो दूसरी पार्टियाँ होंगी उनमें भी वो भी जो एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसी के अधीन रहकर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जिनकी एक आइडियोलॉजी रहती है कि बाकी सारी पार्टीज को दबा दिया जाए और एक ही पार्टी के सिद्धांत और विचारधारा लागू किए जाएं पूरे देश में। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद नेम द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हैं जो 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के शुरुआत में बनी थी, लेकिन जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है और जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें ओल्डेस्ट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा फाउंडेड है या फाउंड की गई थी, स्थापित की गई थी। तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन गिवन ऑप्शंस इन 1885। इसके बाद 10th क्वेश्चन कह रहा है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड फॉर, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड फॉर पार्टीज रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन विद ऑल टाइप ऑफ प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होना और उसके पास रजिस्टर होना और उसके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को प्राप्त करने वाली पार्टियों को ही हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस, सबसे ज़्यादा दिखने वाली संस्थाएं या सबसे ज़्यादा संस्थाओं का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाली फर्म। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाली फर्म के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई देती हैं। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर नॉट क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज। तो हमने अभी आपको बताया पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो मोर देन 2500, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें 2019 के
लोकसभा इलेक्शन के बाद और अदर स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के बाद तो लगभग 2598 पार्टीज हैं जो रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज पार्टीज पूछता है तो रिकॉग्नाइज पार्टीज केवल आपके पास लगभग 60 हैं। 53 आपके पास रीजनल पार्टीज हैं जो रिकॉग्नाइज हैं और 8 हैं जो नेशनल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोर देन 750 पार्टीज। 13 क्वेश्चन कह रहा है विच पार्टी इज नॉट अलाउड टू रूल इन चाइना। विच पार्टी इज ओनली अलाउड टू रूल इन चाइना। चाइना में किस पार्टी को रूल करना सिर्फ अलाउ है। तो हमने अभी आपको बताया कि चाइना में एक ही पार्टी का रूल चलता है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू कम्पीट इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। तो ये मोर देन 2 पार्टीज या एटलीस्ट 2 पार्टीज तो हो ही जाएगा। एक अच्छी डेमोक्रेसी में कम से कम 2 पार्टियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्टी ही नहीं होंगी तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी कि वो किसे वोट करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 पार्टीज, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम को सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि उसमें लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती है कि वो अच्छे बुरे या किसी को कंपेयर करके एक अच्छी पार्टी को वोट देकर जिता पाएं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 पार्टी, बी ऑप्शन सही होगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री वेयर 2 पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट। एग्जाम्पल इसके हमने आपको बताए हैं, यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से यूनाइटेड किंगडम सही होगा। इसके अलावा 2 पार्टी सिस्टम यूएसए में भी है, याद रखिएगा। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना और पाकिस्तान में भी चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है और पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके बाद हम देखते हैं 16 एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम इज इंडिया। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 17 क्वेश्चन कह रहा है द टर्म पार्टीशन। पार्टीशन, यहाँ पर पार्टीशन का मतलब होगा अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। चुना हुआ या जो एक व्यक्ति है वो स्ट्रांगली कमिटेड है किसी एक पार्टी के लिए, इसको हम भक्त भी कह सकते हैं, डिवोटी जिसको कहते हैं, कि किसी एक ही पार्टी को समर्थन देने वाला व्यक्ति, यानी कि वो बाकी पार्टियों की अच्छाइयों या बुराइयों को कंसीडर ही नहीं कर रहा है और सिर्फ एक ही पार्टी के लिए कमिटेड है कि वो कुछ भी हो जाए एक ही पार्टी को वोट देगा। तो पार्टीशन का मतलब भक्त, अंधभक्त भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 18 क्वेश्चन कह रहा है अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज। एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ये क्वेश्चन 2 बार ऊपर आ चुका है। ऐसी पार्टी को कहा जाता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा रही हो और उसके द्वारा मिलने वाले प्रिविलेजेस का लाभ उठा रही हो। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन कह रहा है A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. एक गवर्नमेंट जो है उससे उम्मीद की जाती है कि उसकी जितनी भी नीतियां होंगी वो सभी निर्धारित की जाएंगी जो रूलिंग पार्टी होगी उसके द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूके एंड यूएसए हैव 2 पार्टी सिस्टम एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 21st क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू स्टॉप डिफेक्शन। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें संशोधन किया जाता है जिससे कि वो ऑब्सोल्यूट ना हो जाए, यानी कि अगर हम नियमों को समय समय पर अपडेट नहीं करेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। डिफेक्शन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो भंग करना या उल्लंघन करना भी होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करेंगे समय समय पर तो नियम जो बनाए गए हैं आज से 70-80 साल पहले वो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। तो नियम तोड़ना ना पड़े, उल्लंघन ना करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर हम लोगों की सुविधाओं के अनुसार या लोगों की इच्छाओं के अनुसार अमेंडमेंट करते रहें। तो डिफेक्शन का मतलब यहाँ पर उल्लंघन करना होगा, तोड़ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना ना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें समय समय पर ज़रूरी सुधार करते रहे जाएं। तो डिफेक्शन का मतलब उल्लंघन करना होगा यहाँ पर। 22nd क्वेश्चन कह रहा है पार्टीशन इज अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनेबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। पार्टीशन हमने अभी आपको बताया, एक ही पार्टी को, एक ही पार्टी के लिए जो कमिटेड होते हैं लोग उन्हें कहा जाता है। और पार्टीशन जो है वो एक तरह की प्रवृत्ति है। पार्टीशन इज अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड, कि वो एक ही पक्ष लेगा, एंड इनेबिलिटी कि वो असक्षम है। इनेबिलिटी का मतलब असक्षम है, सक्षम नहीं है। टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, कि वो किसी मुद्दे पर एक संतुलित व्यू या नजरिया
दे सके। इसीलिए वो क्या करते हैं, पार्टीशन लोग एक ही पार्टी या एक ही विचारधारा को आंख बंद करके फॉलो किया करते हैं। इसकी हिंदी अगर आपको लिखनी हो तो अंधभक्त या डिवोटी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लाइंड फॉलोअर जिसको कहा जाता है। 23rd क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट, मल्टी पार्टी सिस्टम के हमने आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट इट ऑफ्टन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हाँ, इसमें हमने आपको जब पढ़ाया था मल्टी पार्टी सिस्टम तो बताया था कि मल्टी पार्टी सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है। और कोलिशन गवर्नमेंट आपको बताया था हमने कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है। एग्जाम्पल भी हमने आपको दिए थे, जैसे एमपी में कमलनाथ जी की सरकार हो गई, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब पहली बार बनी थी तो कांग्रेस के साथ कोलिशन में थी, वो भी इनस्टेबल थी और बहुत जल्दी गिर गई थी और दोबारा चुनाव कराने पड़े थे, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा जनता का पैसा बर्बाद हुआ था। तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है फालतू के, तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी होगा। इसके बाद सेक्शन बी क्वेश्चन कह रहा है ट्रू फॉल्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, तो ये फॉल्स होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी कोई पार्टी ही नहीं है इंडिया में, ठीक है, CPIM है जो बाद में बनी थी, और ये ओल्डेस्ट पार्टी नहीं है। ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अपोजिशन पार्टीज आर नोन एज पॉलिटिकल माइनॉरिटी। ये ट्रू है, जिनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जिनको पॉलिटिक्स में, जिनको चुनावों में कम वोट मिलते हैं, वही लोग अपोजिशन फॉर्म करते हैं। जिनको मेजॉरिटी मिलती है वो रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है तृणमूल कांग्रेस TMC पश्चिम बंगाल में है, ये इज़ अ रीजनल पार्टी ऑफ उड़ीसा। ये फॉल्स हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की हेड और फाउंडर कौन है, ममता बनर्जी जी, और ये कहाँ की पार्टी है, वेस्ट बंगाल की, तो ये उड़ीसा की नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी वाज फाउंडेड बाय काशीराम। एकदम सही है। कब, 1984, ये भी एकदम सही है, तो ये ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। करंट टाइम पर, इस टाइम पर इसकी सुप्रीमो या हेड कौन है, सुश्री मायावती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूके एंड USA हैव टू पार्टी सिस्टम। एकदम सही है, ये एक लिबरल दूसरी कांग्रेस रिपब्लिक। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी इक्वल टू फॉर मोस्ट कॉमन पीपल। तो मोस्ट कॉमन पीपल के लिए डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल होती है पॉलिटिकल पार्टीज के। पॉलिटिकल पार्टी अगर है वहां पर तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी है। लास्ट सेक्शन सी कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है इसमें इन सम कंट्रीज सच एज मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर USA होगा। डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है USA में, ये याद रखिएगा। जो ये पॉइंट है ये डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो ये डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम कहाँ पर है, USA में है। इंडिया में डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A political party is a group of people who come together with a view to promote collective good। एक political party जो है वो कुछ लोगों का समूह होती है जो एक साथ आते हैं किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड का मतलब है सभी की भलाई को प्रमोट करने के लिए, सभी की भलाई के लिए जब कुछ लोग एक साथ मिल के पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं तो ऐसे ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट, ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। कानून जो है वो सामान्य रूप से कहाँ पर बहस होती है और कहाँ पर बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका के द्वारा। हमने आपको बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका कानूनों का पालन करवाना, जैसे पुलिस हो गया या पॉलिटिशियंस हो गए। इसके बाद आते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। जब कोई कानून का पालन ना हो तो न्याय करना किसका काम है, जुडिशरी का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड। कानून कहाँ पर बहस की जाती है और बनाए जाते हैं, तो वो लेजिस्लेचर में करे जाते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है इंडिया का उसे पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टियां मेजॉरिटी में नहीं आती हैं, लूज द इलेक्शंस यानी माइनॉरिटी में रह जाती हैं, जिनको कम वोट मिलते हैं, वो किस चीज़, वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। और अपोजिशन का क्या काम होता है? क्रिटिसाइज इट्स फेलियर्स, क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उनमें जो कमियां हैं उनके बारे में जनता को बताना, ये अपोजिशन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैनी ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप्स आर एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है। वो चुनाव लड़कर गवर्नमेंट फॉर्म करने के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है कि अपने समुदाय या जिस भी ग्रुप को वो बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी को वो बिलोंग कर रहे हैं, उसकी वेलविशर, उसकी भलाई के लिए सरकार पर दबाव डालना और सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए मजबूर करना जिससे उनकी कम्युनिटी या उनकी बिरादरी के लोगों का भला हो। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो सिर्फ प्रेशर डालते हैं, कलेक्टिव प्रेशर डालते हैं टू फुलफिल देयर कलेक्टिव गुड के लिए सिर्फ सरकार पर दबाव डालते हैं कि सरकार पर दबाव डालकर ऐसी नीतियां बनवाई जाएं जो उनके ग्रुप या उनके प्रेशर ग्रुप जो है उन लोगों की भलाई के लिए सरकार नीतियां बनाए। तो ये थे आपके ऑल पॉसिबल MCQs एंड वन लाइनर क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप यू विल फाइंड दिस बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो भी डाउट्स या क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं डिटेल में समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।